स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। आज भी हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे और उनमें भी हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की मदद लेके एक्स वाई जेड की वैल्यू या दो वेरिएबल्स होंगे तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमने टू इक्वेशंस के ऊपर काम किया था, दो इक्वेशंस थी और उनका सिस्टम हमने सोल्व किया था। उसके हमने तीन प्रकार के, एक तो नो सॉल्यूशन किया था, सिस्टम इनकंसिस्टेंट था, एक हमने सिस्टम कंसिस्टेंट लिया था और यूनिक सॉल्यूशन किया था, और एक सिस्टम कंसिस्टेंट में हमने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के ऊपर बात की थी। उसके बाद हमने तीन इक्वेशंस का जो सिस्टम था उसमें हमने यूनिक सॉल्यूशन की बात की थी। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास होगा, हम ऐसा एग्जांपल यहाँ पे करेंगे जिसमें हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और हमारे पास उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको 3 का नाम दे देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वही बात, सेम सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written, equations can be written in matrix form, can be written in matrix form, matrix form, और वो मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास ax इक्वल टू b, वेयर a हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स थी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स थी 3 2 1 -1 1 -2 2 3 -1। x हमारे पास एक्स वाई जेड की एक कॉलम मैट्रिक्स थी और b मैट्रिक्स हमारे पास एक कांस्टेंट मैट्रिक्स थी 3 5 1। अब हम आगे वही काम स्टार्ट करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले 3 2 1 -1 1 -2 2 3 -1। फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 3 उतारने के बाद 3 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, -1 माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगता ही है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये क्या हुआ प्लस का 5। यहाँ पे माइनस का उतारते हैं तो ये केस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस था। इससे रिलेटेड रो कॉलम खत्म, -2 -3, तो माइनस का क्या आया 5। उसके बाद प्लस का 2 उतार के देखते हैं, रिलेटेड रो कॉलम खत्म, -4 -1 -5 15 -5 -10, तो ये क्या आया हमारे पास 0। ये 0 आने के बाद हम लिखते थे सिस्टम may be consistent or inconsistent। सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ये चेक करने के लिए हम आगे बढ़ते थे एडजॉइंट ए की तरफ। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स की जरूरत होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे a11 डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि इससे पहले हमें लिखना होगा कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11 इक्वल टू कैपिटल A11। A11 स्मॉल हमारा 3 है, 3 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म होने के बाद -1 और ये प्लस का क्या हो जाएगा 6, तो ये आया +5, तो ये आया +5। 1 और 1 2 है, -1 रेज टू पावर 2 करेंगे तो प्लस आएगा। A12 की बात हम करते हैं तो पहले माइनस लगा देते हैं हम, क्योंकि 1 और 2 3 -1 रेज टू पावर 3 हमारा नेगेटिव आता है। A12 -1 था, इससे रिलेटेड रो कॉलम को खत्म करने के बाद -2 -3, तो माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा +5।
इसके बाद हम A13 की बात करते हैं, प्लस ही आएगा क्योंकि 1 और 3 4 -1 रेज टू पावर 4 हमारे पास पॉजिटिव। अब 2 ये है तो 2 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, -4 -1 तो ये क्या आया माइनस का 5। अब इसकी जगह पे फिर आगे चलते हैं, हम A21 की बात करते हैं, नेगेटिव आएगा। 21 क्या है 2, 2 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, ये हमारे पास 1 होगा और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आया प्लस का 5। 2 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म हुई, 1 1 और 4 क्या आया 5। अब A22 की बात करेंगे तो प्लस आएगा, 1 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, -3 -2 ये -5। अब A23 की बात करेंगे, नेगेटिव आएगा, 3 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, -6 +1 माइनस का 5 तो ये प्लस का क्या आया 5 क्योंकि रिलेटेड रो कॉलम गायब, -6 +1। अब A31 की बात हम करेंगे, A31 हमारा वही 1 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, -3 -2 -5। A32 में पहले ही माइनस लगा देते हैं, 3 2 5 -1 रेज टू पावर 5 माइनस, ये -2 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, 3 3 9 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 5। A33 में पॉजिटिव आएगा, -1 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, 3 और ये +2 तो ये क्या आया 5। अब एडजॉइंट ए हमें पता है कि एडजॉइंट ए को फैक्टर की जो मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज होता है। तो को फैक्टर की मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 5 -5 -5 5 -5 -5 5 माइनस का ये 5 और ये 5 और इसका ट्रांसपोज होने के बाद रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं और कॉलम रो में। पहली रो पहले कॉलम में चेंज हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई और थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम में चेंज हो गई। एडजॉइंट ए अब हमारे पास है। इसके बाद का जो हमारा प्रोसीजर होता था वो एडजॉइंट ए और बी की क्या होती थी मल्टीप्लीकेशन। ये करके देखते थे हम। एडजॉइंट ए हमारे पास 5 5 -5 -5 -5 +5 -5 -5 +5 और बी हमारे पास 3 5 1। हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 3 15 -25 और ये माइनस का क्या आया 5, तो ये तो +15 है, ये माइनस का 30 तो माइनस का क्या आया 15। 5 3 15 -25 और ये -5 तो ये हमारे पास फिर वही आया सेम -15। अब ये -15 +25 तो ये आया हमारे पास +15। तो अब हमारा ये क्या आया नॉन जीरो। जब ये नॉन जीरो आता है तो हम क्या कहते हैं सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी उसके अंदर होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 2x -y + 3z = 5, 3x 2y - z = 7, 4x + 5y - 5z = 9। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट, ये सेकंड और ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। वही सिस्टम शुरू करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, this system of equations can be written in matrix form। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। AX = B। A हमारे पास क्या होगा 2 3 4 -1 2 5 और z के कोफिशिएंट 3 -1 -5। यहाँ पे x
नंबर ऑफ वेरिएबल्स की एक कॉलम मैट्रिक्स होगी एक्स वाई जेड, और आगे हमारा जो बी होगा वो है 5 7 9। अब हम ए डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। सबसे पहले 2 3 4 फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड करते हैं इसको। 2 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, माइनस का 10 प्लस 5, तो ये क्या आया -5। फिर +1 उतार लिया रो कॉलम, फिनिश -15 प्लस 4 -11। 3 उतार के देखते हैं, 3 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, 15 -8, और ये क्या है 7। हमारे पास ये -10 -11 प्लस 21, तो ये क्या आया 0। जब हमारा ये डिटर्मिनेंट 0, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिस्टम, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स आई है, सिस्टम में बी कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट। सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ये चेक करने के लिए हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ए जो होगा उसके लिए कोफैक्टर की शुरुआत करते हैं कैपिटल A11। ये हमारा क्या होगा, 2 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, -10 और +5, तो माइनस का क्या आएगा 5। A12 में ऑलरेडी माइनस आएगा, इससे रिलेटेड रो कॉलम गायब, -15, तो ये -11, तो ये क्या हो जाएगा +11। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ A12 था, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस उतारते हैं हम, और इससे रिलेटेड रो कॉलम खत्म, -15 और +4, तो माइनस का क्या 11, बाहर माइनस, तो ये प्लस। A13 क्या होता है, 3 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म होने के बाद 15 -8 7। अब हम आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ, माइनस आएगा, 3 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, माइनस +5 -15 -10, तो ये क्या आया +10, क्योंकि 3 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म होंगे, तो ये 5, ये -15, तो माइनस का 10 आएगा, बाहर माइनस की वजह से ये 10 हो गया प्लस का। A22 की बात करते हैं, 22 हमारा 2 है, 2 से रिलेटेड रो कॉलम फिनिश, -10 और -12, तो -22, क्योंकि 2 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म हुए, -10 -12 -22। अब A23 की बात हम करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे यहाँ पे। A23 में -1 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, 10 + 4 14, तो ये माइनस का 14। अब A31 की बात हम करते हैं, 4 से रिलेटेड रो कॉलम फिनिश, 1 -6 -5। A32 में पहले ही माइनस लगा दीजिए। 5 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, माइनस का 2 -9 -11, तो ये +11। और A33 की बात करेंगे तो -5 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, 2 2 जा 4 3 7। ये होने के बाद हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। यहाँ पे एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर की मैट्रिक्स हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारी कोफैक्टर की मैट्रिक्स, और इसका क्या होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब करेंगे तो रो कॉलम में चेंज होंगे, कॉलम रो में चेंज होंगी, तो ये -5 11 7 10 -22 -14 माइनस का 5 11 और ये 7। एडजॉइंट ए हमारे पास आया है। अब हम एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चेक करते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो एडजॉइंट ए हम रख देते हैं, -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 और ये 7, और इसकी मल्टीप्लाई जब बी से करेंगे 5 7 9, तो ये क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -25 70 -45 हो, -45 में 25 ऐड होगा तो 70 माइनस का, और ये प्लस का, तो ये क्या हो गया 0। अब आगे 11 की 5 से 55 हो गया, 11 की 9 से 99, 99 और 55 154, और 22 और 7 की भी 154, तो ये प्लस और माइनस के होंगे तो 0। 35
और ये 63 35 98 और 14 7 98, तो ये माइनस ये प्लस। तो हमारा एडज्वाइंट ए डॉट बी जो आया वो क्या आया 0। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट many infinite number of solutions, number of solution। तो हमारे पास एक्स वाई जेड के बहुत सारे, इन तीनों, इस सिस्टम जो हमारा था इक्वेशंस का, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जो साइमल्टेनियसली इन तीनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए लेट हम किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पे अननोन को के स्केलर मान लेते हैं, के भी मान सकते हैं, लैम्डा भी मान सकते हैं। तो मैं जेड को यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, के। तो हमारा सिस्टम क्या होगा फिर, 2x माइनस वाई प्लस 3 के, जेड की जगह पे क्या रख दिया, के इक्वल टू क्या आया 5। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास होगी 3x प्लस 2y माइनस के इक्वल टू क्या आया 7। और अगली इक्वेशन जो हमारे पास होगी 4x प्लस 5y माइनस 5k इक्वल टू 9। तो ये हमारी इक्वेशन, इसको मैं 4, ये 5 और ये 6 नाम दे देता हूँ। तो ये हमारा इतना हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब z को k मानने के बाद जो 4 और 5 दो इक्वेशन हमारी आई हैं, ये दो वेरिएबल्स में होंगी, x और y में। हम इनको यहाँ पे सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड की मदद से, फ्रॉम 4 एंड 5, 4 और 5 लेके चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाई 1 और ऐड कर देंगे बाद में। तो हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 4x 2y प्लस 6k और इक्वल टू क्या आया 10, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है पूरी इक्वेशन को। नेक्स्ट 1 से किया है तो एज इट इज रहेगी 2y माइनस के इक्वल टू 7। अब यहाँ पे एडिंग करने के बाद ये कैंसिल आउट, कितने x 7x, ये 5k और 17। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, तो 17 माइनस 5k और x हमारा आएगा 17 माइनस 5k अपॉन 7। अब हम x की वैल्यू को या तो इक्वेशन 4 में रख देते हैं या इक्वेशन 5 में, तो हमें y की वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। तो 4 में हम रखते हैं 2 इंटू 17 माइनस 5k अपॉन 7, इसके बाद प्लस माइनस का क्या है y, और ये 5 माइनस का कितने के 3k, और 7 एलसीएम लेने के बाद ये 34, ये 10k, ये 7y, ये 35 और ये 21k। अब यहाँ पे हम y को उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे 7y प्लस का हो जाएगा, 35 को यहाँ लेके आए तो माइनस का क्या बचेगा 1, 21 को यहाँ पे लेके आए तो प्लस का 11k। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट की हमने 11k माइनस 1 अपॉन 7। x और y की वैल्यू निकालने के बाद अब हम वेरीफाई करके देखते हैं कि जो वैल्यूज हमने निकाली हैं वो सही है या गलत है। हमारे उत्तर की वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो हम पुट करते हैं इसको, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 6 में पुट करके देखते हैं। यहाँ पे 4 इंटू x हमारे पास 17 माइनस 5k अपॉन 7, उसके बाद प्लस 5y हमारे पास 11k माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 5k और ये बराबर में कितना 9। अब यहाँ पे 7 एलसीएम लेके चलते हैं, 68, 20k, 55k माइनस 5, 35k और ये 9 और 7 की मल्टीप्लाई 63। अब यहाँ पे 68 में से 5 गया तो 63, यहाँ पे 35k
यहाँ पे -35k और ये 63 कैंसिल आउट, तो 63 इक्वल टू 63। तो हमारा ट्रू हो गया रिजल्ट। इसका मतलब हमने जो एक्स वाई की वैल्यूज निकाली हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल टू 17 - 5k/7, y इक्वल टू 11k - 1/7 और z इक्वल टू k। और k हमारा कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो k की जगह पे हम अलग अलग वैल्यूज पुट करके हम x y और z की इनफाइनाइट वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा होगा वो इसकी एक टाइप है। ऐसे क्वेश्चन अगर आए 1/x -1/y 1/z इक्वल टू 4, सेकेंड 2/x 1/y 3/z और इक्वल टू 0। आगे हमारा 1/x 1/y 1/z इक्वल टू 2 और यहाँ पे x y और z 0 नहीं है, x y z नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाएंगे तो हमारा ये इंफिनिटी हो जाएगा और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा हमें इस क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट हमें मानना होगा इसके अंदर 1/x को हम a मान लेते हैं, 1/y को हम b मान लेते हैं, 1/z को हम c मान लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये a हो जाएगा, ये -b और ये प्लस का c इक्वल टू 4। ये हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन थी। अब मैं इसको फोर्थ मानता हूँ। ये 2a हो जाएगा, ये प्लस का b, ये -3c और इक्वल टू 0, ये हमारा 5 और फिर a प्लस b प्लस c और इक्वल टू क्या आया 2। और ये इक्वेशन हमारी कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं हम। हमें बिल्कुल उसी तरह इस क्वेश्चन को ट्रीट करना है। हमारे पास जो चीजें आएंगी वो मैं बता देता हूँ आपको। जो हमारा यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान हमें फाइंड आउट करके दिखाना है और एक्स वाई जेड का जब फाइंड आउट करके दिखाना है तो हमें सबसे पहले यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालनी होंगी। तो सबसे पहले हम वही दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written in matrix form और वो मैट्रिक्स फॉर्म हमारी वही ax इक्वल टू क्या होगी b। a हमारा जो होगा वो 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। x हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो a b c और b हमारे पास क्या है 4 0 2। बिल्कुल एज इट इज हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आएगा तो सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट और उसका यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट ए बी सी की जो वैल्यूज आएंगी वो इस टाइप से यहाँ पे आ जाएंगी क्योंकि x की जगह पे हमारा क्या आएगा ए बी सी और जो ए इनवर्स और बी की मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारे पास आएंगे वो आएगा यहाँ पे 2 -1 और 1। ऐसा कुछ सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास मिलेगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू क्या आएगी 1। अब ए कौन था 1/x था। तो अब अगर x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो x क्या आएगा 1/2। ये हमारा x का मान आ गया। b की जगह पे 1/y ये -1 तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो y क्या आएगा यहाँ पे -1 और इसी तरह जब 1/z की वैल्यू 1 लेंगे तो z हमारे पास क्या आएगा 1। तो ये हमारे तीनों सॉल्यूशन होंगे x की वैल्यू y की वैल्यू और z की वैल्यू। अब मैं होमोजीनियस सिस्टम के ऊपर बात करूंगा क्योंकि नॉन होमोजीनियस के ऊपर हम बात अब कर चुके हैं कंप्लीट। नॉन होमोजीनियस में मैंने बताया था जो बी मैट्रिक्स होती है वो नॉन जीरो आती है। अब हम करेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो होमोजीनियस सिस्टम हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ही यहाँ पे दे देता हूँ, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो ये जो बी मैट्रिक्स हमारे पास है ये क्या है, हमारी 0। तो ये हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो हमारा है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस के सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे अब, बिल्कुल एज इट इज वही बात हमारे पास आएगी। ए डिटर्मिनेंट जो होता है हमारे पास, जो ए एक्स इक्वल टू बी के बाद वही वहाँ कहानी दो थी, यहाँ भी दो ही होंगी। ए डिटर्मिनेंट अगर क्या आएगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो आने के बाद हम वहाँ पे क्या बताते थे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन क्या है, वो तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स हमारा जैसे कुछ भी आता है यहाँ पे, पर बी हमारे पास पक्का क्या है, 0 0 0। तो आंसर क्या आएगा, 0 मीन्स एक्स की वैल्यू भी 0, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है हमारा एक्स, और एक्स हमारे पास एक्स वाई और जेड। तो हम इस एग्जाम्पल की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ केवल एक बेसिक बता रहे हैं कि ए एक्स इक्वल टू बी हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ए डिटर्मिनेंट 0, ए डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन की बात करते थे। बी 0 है तो 0 ही आएगा, चाहे इनवर्स कुछ भी हो। तो एक्स की वैल्यू भी 0, यहाँ पे y की वैल्यू भी 0 और यहाँ पे z की वैल्यू भी 0। तो कितने भी क्वेश्चन क्यों न हम कर लें, अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो पक्का हम कह सकते हैं कि x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा और z भी 0 आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वहां हम कहते थे जब ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0, तो हम वह दो टाइप की बात करते थे कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी। इनकंसिस्टेंट की हम किस वे में बात करते थे, जब एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई क्या आती है, नॉन जीरो। बट इस केस में ये हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि बी हमारा जब 0 ही है तो ये नॉन जीरो आने का तो मतलब ही नहीं है। तो हम यहाँ पे केवल दूसरी बात को महत्व देते हुए चलेंगे, क्योंकि एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई 100% क्या आएगी, 0। तो वही हमारा फिर क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और हमारे यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा होमोजीनियस सिस्टम में, कि बी मैट्रिक्स 0 आएगी। होमोजीनियस सिस्टम का कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि नो सॉल्यूशन वाली बात इसमें है ही नहीं, क्योंकि एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई 0 ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नए एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू।